हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, ज़िंदाबाद और एन्जॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, ये जो सीरीज़ चल रही है, वैकेशन टॉपर कैंप 55 बहुत अच्छी सीरीज़ चल रही है बेटा, 1 मई से स्टार्ट हुआ था। इसमें मैंने अभी तक 15 डेज़ का कोर्स करा दिया है, यानी आज 16 डे रहने वाला है। इस सीरीज़ का टारगेट क्या है, ये भी आपको पता है बेटा, यानी 55 डेज़ में एनसीईआरटी बेसिक से लेवल फाउंडेशन लेवल तक का पूरा करेंगे, मैथ और साइंस। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो बेटा वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है बेटा, हर एक लेक्चर जो है वो दूसरे लेक्चर को रिलेट करता है। बात क्लियर है? चलिए, तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए बेटा, ये मेरा थंबनेल आपको नज़र आ रहा है, तो आज ट्रायंगल का रहने वाला है बेटा पार्ट 3। ट्रायंगल में 2 लेक्चर ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर कराऊँ। अगर थ्योरी में कुछ वीकनेस रह जाती है बेटा, तो फिर हम क्वेश्चन नहीं कर पाते अच्छे से। वही चीज़ मैं यहाँ पे दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होगा, इससे पहले मैं आपको क्या-क्या बता चुका हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था बेटा बीपीटी क्या होता है। उससे पहले ये बताया था कि इन सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ये सारी चीज़ें भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। सेकंड लेक्चर आया था बेटा, बीपीटी का डेरिवेशन बताया था मैंने, प्रूफ बताया था। उसके बाद मैंने उसका कन्वर्स ऑफ बीपीटी बताया था, और उसके बाद बेटा मैंने क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी बताए थे कि ए क्या होता है, उसका डेरिवेशन बताया था। एस क्या होता है, एस क्या होता है, तीनों का डेरिवेशन मैंने कराया हुआ है प्रॉपर लेक्चर्स में। आज जो नेक्स्ट रहने वाला है, हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये हमारे बोर्ड एग्जाम 2027 को टारगेट नहीं करेगा ये लेक्चर, लेकिन आपके कंपटीशन लेवल को बहुत स्ट्रांग करेगा। और इसमें आपका आज का जो टॉपिक है बेटा, एक टॉपिक तो रहेगा हमारा एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल का, कि अगर एरिया का रेशियो हम देखते हैं तो वो क्या होता है, इसको मैं प्रूफ करूंगा। फिर इसके बाद एक और बचेगा बेटा, वो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, उसका डेरिवेशन भी हमें समझना है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी समझना है, और आज इस लेक्चर में ट्रायंगल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ट्रायंगल में कहीं भी, चाहे एडवांस देखो आप ट्रायंगल का, चाहे वो बेटा बेसिक्स देखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ स्टार्ट करते हैं हम इसको। आप भी रेडी होंगे, कॉपी पेन ले लीजिए, और अपना माइंड एकदम केवल और केवल इधर ही आपका होना चाहिए। तो बेटा मेरा पहला टॉपिक क्या है, जरा देखिए क्या है। थ्योरम नंबर 7 है, यानी इससे पहले मैं 6 थ्योरम्स आपको करा चुका हूं बेटा। एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। उसने बोला है कि अगर मेरे पास दो ट्राइंगल बेटा ऑलरेडी सिमिलर गिवन है, तो उन दोनों ट्राइंगल के जो एरिया होगा उसका रेशियो क्या होगा, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। और करस्पॉन्डिंग साइड तो बेटा 3 पेयर होते हैं, तो तीनों के इक्वल हो सकता है। बात क्लियर आ रही समझ में? अब इस चीज को मुझे प्रूव करना है कि ये कैसे होगा। ये तो मुझे पता है कि ये दोनों सिमिलर है, सिमिलर है, तो मुझे ये भी पता है कि ये तीनों रेशियो बराबर होंगे। स्क्वायर का रेशियो मुझे नहीं पता है। यहां तक क्लियर हो गई? कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन करने के बाद देखो मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया है बेटा, एएम को परपेंडिकुलर बनाया बीसी पर, एएम को परपेंडिकुलर बीसी पर बना दिया है। सेकंड बेटा मैंने पीएन को परपेंडिकुलर क्यूआर पर बना दिया है, तो ये पीएन है बेटा मेरा क्यूआर पे परपेंडिकुलर हो गया। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जानता हूं? एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा वाला, ए बी सी। ए बी सी का मैं अगर ट्राइंगल का एरिया फाइंड करूंगा तो फॉर्मूला मुझे आता है सर, हाफ इंटू बेस कितना है बेटा बी सी है, और हाइट कितना है सर ए एम है। यही होता है, हाँ सर यही होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं अगर आपसे पूछूं बेटा एरिया ऑफ पी क्यू आर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ये हो जाएगा बेटा मेरा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है मेरा क्यू आर है, और हाइट कितना है बेटा मेरा पी एन है। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां इन दोनों इक्वेशन को बड़े ध्यान से देखिए जरा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या मुझे रेशियो एरिया ऑफ एबीसी और पीक्यूआर मिलेगा? बात क्लियर है। ऑन डिवाइडिंग, ध्यान से देखिएगा जरा बेटा क्या है,
ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। जैसे ही मैं फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक चीज निकल करके आ जाएगी बेटा, एरिया ऑफ एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर। और ये जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो बेटा ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद एक बी सी अपॉन क्यू आर बचेगा मेरे पास, बी सी अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई में बेटा ए एम अपॉन पी एन बचेगा, ए एम अपॉन पी एन। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो बेटा लाइक करिए, कमेंट करिए और बताते जाइए मुझे कि हाँ सर समझ में आ रहा है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये चीज जैसे ही क्लियर हो गई उसके बाद मैं क्या कह सकता हूं कि अगर मैं इन दो ट्रायंगल के बारे में बात करूं, बड़े ध्यान से समझना, अगर मैं इन दो ट्रायंगल के बारे में बात करूं तो अगर इंडिविजुअल इस वाले पार्ट को मैं देखूं, वैसे मैं थ्योरम का यूज कर सकता हूं, जो थ्योरम मैंने आपको बताया था कि दो सिमिलर ट्रायंगल में अगर मैं परपेंडिकुलर भी डालता हूं तो जो भी उनके साइड का रेशियो होता है बेटा वही उनके परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। ये मैं ऑलरेडी आपको थ्योरम बता चुका हूं। देखिए जरा, तो मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये तो गिवन भी है मेरे लिए। अगर ये गिवन है तो मैं ये कह सकता हूं बेटा, यहां पर ये कह सकता हूं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। और बेटा एक चीज नई मैं ये बता सकता हूं कि सर इन दोनों के जो परपेंडिकुलर हैं ए एम अपॉन पी एन भी इसी के इक्वल होगा। अब बात समझ में आ चुकी होगी मैं क्या कहना चाहता हूं। ये थ्योरम ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं प्रूफ भी करा चुका हूं कि जब इस छोटे वाले को बड़े वाले के सिमिलर प्रूफ कर दीजिए तो आपको बड़े वाले का और छोटे वाले का, या फिर एक काम करेंगे हम, ये दोनों तो सिमिलर है ही ऑलरेडी, ये वाली साइड इसके रेशियो में आएगी, ध्यान से समझिएगा, ये वाली साइड यानी ये वाला एंगल इसके आएगा, ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और दूसरी चीज ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दोनों में इक्वल हो जाएगा। जैसे ही दोनों में इक्वल हो जाएगा बेटा तो फिर मैं ये वाला साइड भी इसी के रेशियो के बराबर लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों छोटे ट्रायंगल भी मेरे कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। आगे बढ़ो। अब देखिए जरा, मुझे ये जो पता चला है मैं इसको बोल सकता हूं इक्वेशन नंबर बेटा 3, या मैं इसको 4 बोल देता हूं और इसको 3 बोल देता हूं। अब क्या करूंगा मैं, मुझे ए एम और अपॉन पी एन का वैल्यू पता है। ए एम अपॉन पी एन किसके इक्वल है, इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है। मुझे जिस भी पेयर की जरूरत है वही पेयर ले सकता हूं। अब एक चीज और देखिए, अगर ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं तो एक चीज आपको पता है कि ये तीनों ही पेयर इक्वल होते हैं, और चौथा पेयर भी मुझे इक्वल मिल गया इसके। इसका मतलब बी सी अपॉन क्यू आर किसके बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू के भी बराबर है, ए सी अपॉन पी आर के भी बराबर है, और ए एम अपॉन पी एन के भी बराबर है। तो बेटा ए एम अपॉन पी एन की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, अब हमको क्या मिलने वाला है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसके इक्वल हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए जरा, मैं बेटा बी सी अपॉन बी क्यू आर तो सेम रहेगा, बट इस बार मैं ए एम अपॉन पी एन की जगह पर बी सी अपॉन क्यू आर लिखना चाहता हूं। जैसे ही मैंने ये लिख दिया बेटा तो यहां पर क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर का अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब होता है बेटा स्क्वायर। इसका मतलब एरिया ऑफ एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों बराबर हो गए बेटा इसके। लेकिन सर मुझे प्रूफ तो ये करना था, तो आगे थोड़ा सा सब्र करिए बेटा, वो भी तो मिलने वाला है, वो भी मिलने वाला है। अब देखिए जरा वो कैसे मिलने वाला है, तो देखिए जरा वो ऐसे मिलेगा कि अगर मैं बी सी अपॉन क्यू आर को ए बी अपॉन पी क्यू लिख दूं तो
इसका मतलब ये हो गया सर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। अगर मैंने बीसी अपॉन क्यूआर की जगह पर ए बी अपॉन पी क्यू लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकता हूं मैं। तो सर ये इसके भी स्क्वायर हो गया, बराबर है ना बात सर। इसके अलावा सर मैं ए सी अपॉन पी आर भी लिख सकता हूं, तो कहानी ये भी ठीक है सर मेरी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा। अब इस जगह पर मैं ए सी अपॉन पी आर भी लिख सकता हूं। और बेटा एक चीज याद रखना, इसने तो केवल यही प्रूव करने के लिए बोला है, मैं आपको यह भी बता देता हूं कि ये जो मैंने परपेंडिकुलर बनाए हुए हैं इनका भी स्क्वायर इस एरिया के रेशियो के बराबर होगा। बात समझ में आ चुकी है। चलिए तो बताइए, लाइक करिए और आगे बढ़ते जाइए, कमेंट करते जाइए। नेक्स्ट देखिए जरा, अब कुछ पॉइंट आपको याद रखने बेटा। क्या पॉइंट्स हैं? द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल in the ratio of the square of the corresponding, beta incomplete लिखा हुआ बट the area of the two similar triangle is similar triangle are in the ratio of the square of the corresponding sides। मतलब साइड का स्क्वायर जो होगा उसके बराबर हो जाएगा। द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ, ये एक ही बार रेशियो आएगा, इन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड भी बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, जो मैंने अभी अभी बताया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। सेगमेंट मतलब यह है बेटा कि सेगमेंट का मतलब जो बीच में लाइन बना रहे हैं हम, कभी कभी वो मीडियन भी हो सकती है, तो उस केस में भी याद रखना अगर मीडियन है तो वो भी आपकी कैसी होगी? स्क्वायर के बराबर होगी। फोर्थ पॉइंट क्या है? इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ द right triangle, then the triangle on the both side of the perpendicular are similar to whole triangle other। मतलब अगर मैंने बेटा इस परपेंडिकुलर वाले पॉइंट से एक ऐसे भी परपेंडिकुलर डाला हुआ है, तो ये छोटा ट्राइंगल, ये बेटा बड़ा एक और छोटा ट्राइंगल, और ये एक बेटा पूरा बड़ा ट्राइंगल, तीनों ही ट्राइंगल बेटा आपस में सिमिलर होंगे। अभी इसको मैं प्रूफ भी कराऊंगा, टेंशन आपको लेना नहीं है। अगर मैं हूं तो किस चीज की दिक्कत है? अब कुछ क्वेश्चंस उसी पर बेस्ड हम कर लेते हैं। पहले दिमाग में सेट करिए, अगर दो सिमिलर ट्राइंगल हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर उनके एरिया के रेशियो के इक्वल होता है। बात क्लियर समझ में आ रही है? अब कंसेप्ट देखिए, एनएसटी ऐसी 2012 में पूछा गया बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए जरा, सॉल्व करते हैं इसको। टू आइसोसेल्स ट्राइंगल, कैसे ट्राइंगल है? आइसोसेल्स ट्राइंगल्स हैव देयर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल एंड देयर एरिया इन द रेशियो ऑफ 25/36। देखो बेटा, एरिया का रेशियो दिया है 25/36, और ये होता क्या है जरा आपको बताइए। तो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, साइड साइड अपॉन साइड होता है, और इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग हाइट पूछा है, यानी कि परपेंडिकुलर, तो मैं यहां पर साइड ना लिख करके बेटा परपेंडिकुलर भी लिख सकता हूं, वही तो मैंने बताया था आपको। इसका भी स्क्वायर होगा। तो सिंपल है बेटा, अगर दोनों तरफ से मुझे स्क्वायर हटाना है तो मुझे जो परपेंडिकुलर यानी P1 होगा और एक P2 होगा, इन दोनों का रेशियो यहाँ पर बेटा 5/6 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन द गिवन फिगर KL पैरेलल AC पैरेलल YZ, बेटा ये तीनों ही लाइन पैरेलल हमें गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया है। एंड बी एंड डी आर द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए सी, बेटा ये बहुत अच्छी चीज बोली है कि यहाँ इस वाली लाइन से जो बी पॉइंट का डिस्टेंस है और इस वाली लाइन से डी पॉइंट का डिस्टेंस है बेटा वो एकदम बराबर है, मतलब हाइट दोनों बराबर दे रखी हैं। जब हाइट बराबर होती है तो इफ 5KL इक्वल टू YZ है, देखो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 5KL इक्वल टू 5KL इक्वल टू YZ का मीनिंग सिंपल सा ये हो गया बेटा, 5 इक्वल टू YZ अपॉन KL। यहाँ पर 1 लिख सकता हूं मैं, इसका मतलब मुझे ये मिल गया। अब अगर ये मिल गया सर तो इसका यूज कहां पर होगा? तो फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ BKL एंड DYZ। BKL मेरा ये वाला ट्राइंगल है बेटा, और DYZ मेरा ये वाला ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल में पहले तो ये देखिए क्या ये सिमिलर है कि नहीं, एकदम समझ में आएगा। एक चीज देखिए कि अगर ये और ये दोनों पैरेलल है तो क्या ट्राइंगल
ए बी सी सिमिलर होगा कि नहीं के बी एल के? आप ही बताइए जरा, होगा कि नहीं? बाई बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम होगा कि नहीं? ये अगर पैरेलल है तो ये वाला एंगल तो इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल बेटा मेरा कॉमन हो गया, तो ए प्रॉपर्टी से ये दोनों ही ट्राइंगल कैसे हो गए बेटा? सिमिलर हो गए। फिर मैं क्या करता हूं बेटा, एक और ट्राइंगल है एडीसी। अब एडीसी की हाइट एबीसी के बराबर है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, तो जो ट्राइंगल है बेटा मेरा एडीसी, ये भी किसके पैरेलल हो जाएगा? ट्राइंगल ट्राइंगल एडीसी जो है वो वाई डी जेड के हो जाएगा, वाई डी जेड के सिमिलर हो गया। इसमें अभी वही कंसेप्ट है बेटा, एंगल वाला भी आप लगा सकते हो। लेकिन अब यहां से जो बात मुझे समझ में आ रही सर, वो ये आ रही है कि ये छोटे वाला भी इस बड़े वाले के सिमिलर हो गया। एक्चुअल में छोटा बड़ा मुझे देखने में लग रहा है वो है नहीं, फिगर ऐसा बना हुआ है, क्योंकि जो एबीसी है और एडीसी दोनों सिमिलर हैं। बात एक चीज समझिए, एबीसी और एडीसी दोनों ही सिमिलर हैं बेटा, तो उस केस में क्या होगा, ध्यान से समझिए जरा। अगर ये इसके सिमिलर है और ये इसके सिमिलर है, तो ये भी तो इसके सिमिलर हो गया और ये भी आपस में सिमिलर हो गए, तो के बी एल जो है बेटा, या बी के एल, ट्राइंगल बी के एल सिमिलर हो गया ट्राइंगल ट्राइंगल डी वाई जेड के, डी वाई जेड के हो गया। अगर ये ऐसा हो गया बेटा, तो फिर मुझे इन दोनों के एरिया का रेशियो चाहिए। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल बी के एल, एरिया का पूछा ना, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी वाई जेड। तो बेटा मेरा आंसर क्या आना चाहिए, बी के अपॉन डी वाई के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, यानी तीनों साइड के रेशियो के बराबर। बट मेरे पास साइड कौन सा है, वाई जेड है, तो वाई जेड कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो नीचे आ गया वाई जेड। मैं इसको उल्टा करके लिख लेता हूँ, देखो के एल ऊपर ले जाता हूँ, अपॉन वाई जेड नीचे ले लेता हूँ, तो बेटा ये 1/5 हो जाएगा। ये तो बात क्लियर समझ में आ रही ना? तो ये वाई जेड नीचे आ गया, तो फिर ये के एल ऊपर आ जाएगा, तो ये के एल हो गया। अब के एल और वाई जेड का वैल्यू जो होता है इसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है एरिया का। तो बेटा यहां से डायरेक्ट मेरी समझ में आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी के एल डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी वाई जेड इक्वल होगा किसके, के एल अपॉन वाई जेड के स्क्वायर के। और के एल अपॉन वाई जेड का वैल्यू अभी अभी मैंने निकाल के बताया बेटा 1/5 है, तो 1/5 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आंसर 1/25 आएगा। इसका मतलब आंसर 1:25 आ जाएगा मेरा, 1:25 आ जाएगा बेटा। बताइए ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, हो जाएगा कि नहीं? आप बताइए और आगे बढ़ते जाइए। चलिए एनटीएसई 2010, मैं बहुत पुराने क्वेश्चन क्यों ले रहा हूं पता है, वही रिपीट होने की संभावना है। 10 साल पहले के क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं, ये पहले माइंड में सेट करके रखो आप। बात क्लियर? चलिए अब क्या होगा इसके बाद देखिए जरा, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू, क्या रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियन के इक्वल होता है? नहीं, मीडियन के स्क्वायर बोलता तब तो सर समझ में आ जाता कि हाँ सर ये स्क्वायर के तो बराबर हो जाता है। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, सर स्क्वायर बोलता तो समझ में आ जाता। द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, बात एक ही बार में समझ में आ गई सर, नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर हो गया बेटा। अब देखिए दो ट्राइंगल सिमिलर मुझे दिए हुए हैं और उनका एरिया का रेशियो दिया हुआ है बेटा 9/4। ए बी का वैल्यू 18 सेंटीमीटर है, बीसी का वैल्यू 15 सेंटीमीटर, देन पी आर इज इक्वल टू, मैं पहले क्या करता हूं बेटा, ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्राइंगल बना लेता हूं, ए बी सी और क्यू आर पी। वैसे तो अगर आप ध्यान से एक चीज देख रहे होंगे, ध्यान से अगर एक चीज देखेंगे, तो मैं यहां से एक चीज मुझे मिल रही है बेटा, ये जो साइड है इस ट्राइंगल की, यानी कि मेरे पास क्या क्या है, बीसी है, और बीसी के अपॉन में क्यू आर पी आर आएगा, बीसी के अपॉन में पी आर आएगा। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर या आर पी, एक ही बात होती है बेटा, और फिर बेटा ए सी अपॉन क्यू पी, यही तो होता है। अब अगर ये चीज होती है सर, और ये दोनों ही ट्राइंगलों का एरिया रेशियो दे रखा है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर या क्यू आर पी,
सिमिलरिटी के हिसाब से लिखते हैं। वैसे एरिया में दोनों में नाम कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये याद रखना, एरिया में नाम कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट बेटा रेशियो में सेम लिखना, सिमिलरिटी में सेम लिखना पड़ता है। तो क्या ये BC अपॉन PR के स्क्वायर के बराबर नहीं हो जाएगा? आप बताइए होगा कि नहीं होगा? यही तो पढ़ाया मैंने अभी। सर अगर ये इसके स्क्वायर के बराबर होगा तो सर जो वैल्यू मुझे पता है उसका क्या यूज है? बेटा इसकी जगह पर वो वैल्यू मुझे यूज करना है। सर 9/4 यहाँ यूज करेंगे। BC का वैल्यू सर मुझे ऑलरेडी पता है 15 है, 15 है। और यहाँ पर सर इसका वैल्यू PR का नहीं पता है, तो मैं इसको X लिख देता हूँ थोड़ी समय के लिए। सर यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट जैसे ही किया सर ये यहाँ पर 3/2 हो जाएगा और ये वैल्यू सर 15/x हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर बेटा इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ तो देखिए जरा, ये यहाँ पर क्या है 3 से ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने 5 टाइम 2 को इधर कर, तो बेटा ये हो गया मेरा 1/2 इक्वल टू 5/x, यही तो आ रहा है। फिर मल्टीप्लाई किया क्रॉस, तो x का वैल्यू आ गया बेटा 5 × 2 और यहाँ से x का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। बताइए अगर कोई दिक्कत है तो। 10 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे बताइए, बात आ रही है समझ में? वेरी गुड वेरी गुड। चलिए पढ़ते हैं बेटा आगे। एक और क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्या बेटा? एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल ABC एंड DF आर दिस। दोनों का एरिया मुझे दिया हुआ है, प्रॉपर सॉल्यूशन करने की क्या जरूरत है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा। 144/81, लार्जेस्ट साइड का रेशियो देखो, लार्जेस्ट 36 दिया है तो एक 36 यहाँ पर होगा, दूसरा साइड भी इसके नीचे होगा और इसके स्क्वायर के बराबर होगा। दोनों का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, बात बराबर है कि नहीं? यहाँ 12/9 आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 36/x आ जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 12 3 जा और 9 3 जा। बेटा x का वैल्यू 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताइए, मेरा क्वेश्चन ओवर। 27 क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर C इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ जाएं आगे, आगे बढ़ जाएं बेटा। चलिए नेक्स्ट है, ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC। बहुत अच्छी खबर दी है बेटा मुझे, अगर इक्विलेटरल दे दिया है तो। ये एक ट्राइंगल है मेरे पास ABC, A B एंड C। इसके बाद बोला है बेटा कि D जो है वो मिड पॉइंट है किसका? BC का। तो D यहाँ पर कहीं मिड पॉइंट होगा, D। अगर D मिड पॉइंट है और D से स्टार्ट होने वाला ट्राइंगल भी मेरा कैसा है? इक्विलेटरल है। तो फिर बेटा सिंपल सा फंडा है कि इन तीनों ही साइड के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइंट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलेगा और इसी का नेम हो जाएगा बेटा BDE। बताइए कोई दिक्कत है क्या? BDE ट्राइंगल मुझे मिल गया। अब देखिए कहानी यहां से स्टार्ट होती है। बड़ा वाला ट्राइंगल भी इक्विलेटरल है, छोटा वाला ट्राइंगल भी इक्विलेटरल है। अगर ये और ये दोनों भी इक्वल है, ये भी इक्वल हो गई, ये सारे साइड आपस में इक्वल हो गए बेटा। सारे ही ट्राइंगल इक्विलेटरल होते हैं। ये एक थ्योरम भी है, याद रखना, कि अगर मिड पॉइंट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, मिड पॉइंट ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर जॉइंट, देन वी गेट अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इनसाइड लार्ज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो बेटा बड़े वाले के अंदर जो छोटा वाला मिल गया वो क्या होगा? वो भी इक्विलेटरल होगा। अब इस केस में आपसे क्या पूछा? रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC एंड BDE। ABC, अब ध्यान से समझिए, अगर मैं ये एज्यूम करूं कि सर इसका 1 यूनिट एरिया होगा, 1 यूनिट स्क्वायर, इसका भी 1 यूनिट स्क्वायर होगा क्योंकि सारे ही पार्ट इक्वल है ना। इसका भी सर 1 यूनिट स्क्वायर होगा, सर इसका भी 1 यूनिट स्क्वायर होगा। बात तो समझ में आ गई सर। जब सबका ही 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट होगा तो सर टोटल जो एरिया हो गया, टोटल एरिया जो हो गया मेरा वो हो गया 4 यूनिट स्क्वायर, 4 यूनिट स्क्वायर हो गया। अब 4 में से एक पार्ट मुझे पूछा है ABC का, तो 4 हो गया। तो मुझे पूछा है एक्चुअल में एरिया ऑफ, देखो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ, सबसे पहले ABC लिखेंगे ऊपर, नीचे एरिया ऑफ BDE। बेटा ABC का कितना यूनिट एरिया है? 4 यूनिट स्क्वायर, 4 यूनिट स्क्वायर अपॉन BDE का, अभी अभी बताया BDE 1 यूनिट होगा, 1 यूनिट स्क्वायर। बेटा ये आंसर आ गया 4:1, 4:1 आ गया। ऑप्शन नंबर C इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़े,
आगे बढ़ें, थोड़ा-सा सीरियस होके पढ़िए बेटा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है अगर आप उस मुकाम पर पहुँचते हो जो आपने सोचा है। कभी भी सोचने से अगर हमारी इच्छाएँ पूरी हो जाएँ बेटा, तो फिर इंसान क्यों मेहनत करेगा? क्यों ही किसी काम के लिए इंसान घर से बाहर निकलेगा? क्यों अपनों से दूर रह कर के वो कमाने के लिए बाहर जाएगा? तो इसके लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। पहला त्याग तो ये है बेटा कि उसको पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। फिर दूसरा त्याग ये है कि बेटा कमाने के लिए घर छोड़ना पड़ता है। तो आप उन चीज़ों को अभी सोच नहीं पा रहे जो मैं आपको बता रहा हूँ, फ्यूचर में आपके क्या-क्या चीज़ें आपको और फेस करनी पड़ेंगी। तो सीरियस अभी से हो जाइए। अभी से अगर सीरियस हो जाओगे पढ़ाई के लिए, तो फिर आप जो अपना मनचाहा मुकाम हासिल करेंगे और उसके आधार पर आप जो चाहेंगे वो कर पाएँगे। फिर अपनी फैमिली को भी साथ रखेंगे, अपने सारे जो भी रिलेटिव्स हैं उनको साथ रख के एन्जॉय कर सकते हो। लेकिन अगर आप धक्के वाली ज़िंदगी में चले गए ना, असफल हो गए, फेलियर ही रहे ज़िंदगी भर, तो फिर दिक्कतें पैदा हो जाएँगी। फिर जीवन जीना आने वाले समय में बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा, सीरियस हो जाइए थोड़ा-सा। आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू आइसोसेल्स ट्रायंगल हैव इक्वल एंगल एंड देयर एरिया आर इन द रेशियो। एरिया का रेशियो दिया है बेटा, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। सिंपल सा है सर, 4:5 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 4:5 या 4/5 भी बोल सकते हैं। 4/5 तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। डायरेक्ट आपको स्क्वायर रूट निकालना है। चलिए आगे बढ़ें। DEF are the midpoint of side BC, CA and AB respectively of triangle ABC. Determine the ratio of the area of the triangle DEF and ABC. सेम अभी अभी बताया है, सेम अभी अभी बताया मैंने। वही 1:4 आंसर आएगा, वही 1:4 आंसर आएगा। DEF छोटा है, ABC बड़ा है, उल्टा रेशियो हो जाएगा, बस 1:4 हो जाएगा। अभी जैसे बताया ये वाला, अभी जो बताया ये वाला सेम है, वही बना के देख लीजिए। चलिए, क्योंकि देखो इक्विलेटरल बोला जाता है ना जब, इधर है DF आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BCCA। अगर मिड पॉइंट बोले हैं तो कहानी वही निकल के आती है। फिर मिड पॉइंट बोले हैं तो कहानी वही निकल के आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर रेस्पेक्टिवली 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द रेशियो ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड। बेटा कितना इजी हो चुका है। 9/16 का क्या निकालना है सर, स्क्वायर रूट निकालना है। तो आंसर आ जाएगा 3:4 आ जाएगा सर। और 3:4 हमारा ऑप्शन नंबर ए है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं सर देर ना करते हुए। साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:9। दो सिमिलर ट्राइंगल हैं और उनकी साइड का रेशियो इस बार दिया है बेटा ये। तो एरिया ऑफ दीज ट्राइंगल आर इन द रेशियो। एरिया बेटा क्या हो जाएगा, एरिया अगर पूछा जाएगा तो बेटा स्क्वायर कर दीजिए, तो 16:81 आ जाएगा। अगर बेटा ये एरिया का रेशियो दिया है और साइड पूछा है तो स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, सेम कहानी है। तो अभी 16:81 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाए बेटा, नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट देखिए जरा। In figure, the line segment XY is parallel to side AC of triangle ABC and it divides the triangle into the two part of equal area। बेटा ये कहा गया है कि ये वाला जो एरिया है ट्राइंगल का और एक ये जो एरिया है, ये दोनों एरिया बेटा बराबर दिए गए हैं। तो आपसे AX अपॉन AB पूछा है बेटा, AX अपॉन AB क्या होगा। मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एक्स वाई मुझे ऑलरेडी पैरेलल दिया गया है बेटा किसके, AC के। इट इज एम्प्लाइज दैट अगर ये पैरेलल होता है तो थेल्स थ्योरम अप्लाई हो जाता है। और थेल्स थ्योरम अप्लाई होता है तो थेल्स थ्योरम ये कहता है बेटा कि अगर मैं AB का रेशियो, AB का रेशियो, देखो पहले एक चीज देखिए, एक ट्रायंगल तो ये दिया है जिसमें एक्स वाई पैरेलल हो गया किसके बेटा, AC के। पाई BPT, बाई BPT, मैं ये बोल सकता हूं कि जो AB साइड है अगर उसका रेशियो BX के साथ निकाला जाए तो वो इक्वल होगा बेटा दूसरा किसके साथ, BC का एरिया रेशियो BY के साथ निकाला जाएगा। तो ये बाई BPT थ्योरम ये हो जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो बता चुका हूं। अब मैं इसके बाद एक चीज और देखता हूं। नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XBY, XBY, ध्यान से देखिए जरा।
एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल। क्या मैं यहाँ पर ये देख पा रहा हूँ कि मुझे ये मिल चुका है सर ए बी अपॉन बी एक्स है, और ये किसकी इक्वल है सर बी सी अपॉन बी वाई है। मतलब दो साइड हैं, ये वाली इसके साथ बड़ी वाली की और ये वाली इस बड़ी वाली के साथ है। क्या इन दोनों के बीच में मिलने वाला एंगल कॉमन है? एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, इसको मैं बोल सकता हूं बेटा कॉमन एंगल। क्या बोल सकता हूं मैं इसको? कॉमन एंगल है। कॉमन है तो ये बराबर हो गया, और मैं आपको एस 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 ए एस और ए प्रॉपर्टीज बचा चुका हूं बेटा। तो मैं इसको अगर साइड का रेशियो ये वाला एंगल है, फिर ये वाला साइड है, तो साइड एंगल साइड से क्या लिख सकता हूं? साइड एंगल साइड से बेटा देखो, ये साइड हो गए, बीच में एंगल आ गया और फिर साइड हो गई। तो बेटा एस ए एस प्रॉपर्टी यूज करके मैं लिखूंगा कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल एक्स बी वाई। अगर ये सिमिलर है, मुझे ए एक्स अपॉन ए बी पूछा गया है, ए एक्स अपॉन ए बी पूछा गया है बेटा। तो देखिए जरा ए एक्स अपॉन ए बी क्या होगा। अभी एक चीज और ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि इन दोनों को एरिया भी बराबर है दोनों का, इसका और इसका। अगर इन दोनों का एरिया बराबर है तो हम यहां से एक चीज समझिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स बी वाई, इसका वैल्यू क्या रहने वाला है? बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। बड़ा वाला इसके डबल होगा कि नहीं होगा? बड़ा वाला देखो, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है। अगर ये और ये दोनों बराबर है तो मैं ये बोल सकता हूं सर इस वाले ट्रायंगल का एरिया बड़े वाले ट्रायंगल का हाफ एरिया है। बात क्लियर आ रही है कि समझ में नहीं आ रही? तो बेटा एबीसी का जो एरिया है वो जस्ट डबल होगा, और इसके जस्ट, तो ये 1:2 या 2:1 रखेंगे। ऊपर बड़ा वाला है, नीचे छोटा वाला है, तो ये 2 यूनिट स्क्वायर है और ये 1 यूनिट स्क्वायर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? आप बता दीजिए। अब यहां से मुझे एक चीज और पता है कि सर इनकी जो साइड होती हैं, तो ए एक्स अपॉन ए बी कहाँ लिखा है जरा वो देखिए। ए एक्स अपॉन ए बी, ए एक्स अपॉन ए बी, ए एक्स अपॉन ए बी। बात क्लियर है? ठीक है। यहाँ एक चीज और देखिए, जो मैंने ये रेशियो लिखा है, इस रेशियो से मैं एक चीज और ये लिख सकता हूं कि जो ए बी साइड है इसका रेशियो, पहले तो वही निकाल देते हैं उसके बाद वो निकाल देंगे बेटा। देखो, तो अब इनके साथ साथ में क्या लिख सकता हूं? इसके साथ साथ में ये लिख सकता हूं सर जो ए बी है, ध्यान से देखिए, ये दोनों हैं, तो ए बी अपॉन एक्स बी किसके इक्वल होगा? ए बी अपॉन एक्स बी किसके इक्वल होगा सर? बी सी अपॉन बी वाई। और किसके इक्वल होगा? तीसरा वाला ए सी अपॉन एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा। तीनों साइड का रेशियो बराबर होगा, और ये तीनों साइड का रेशियो जो है किसके बराबर होगा वही तो मैं बताने वाला हूं। तो बेटा अगर मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो इसके बराबर आएगा, और अगर मैं रूट करूंगा तो किसके बराबर आएगा? कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहे आप? कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे बेटा? कन्फ्यूज होना भी नहीं है एक्चुअल में, बात तो ये है पूरी। अभी देखो सारी चीज समझ में आएगी आप, सारी चीज समझ में आएगी बेटा। चलिए यहां बता देता हूं, ये तीनों साइड का रेशियो बराबर होगा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल का क्या होता है? स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं इसमें से एक्स बी अपॉन एक्स, ए बी अपॉन एक्स बी लेता हूं, ए बी अपॉन एक्स बी लेता हूं, तो बात समझ में आ जाएगी मेरी। बात क्लियर है सर? तो इसका मतलब ये हो गया सर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है इसका? एक्स बी वाई। ये किसके बराबर हो जाएगा? ए बी अपॉन एक्स बी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और इसका रेशियो मुझे ऑलरेडी पता है कितना है बेटा? 2/1 है। तो इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये बेटा मेरा ए बी अपॉन एक्स बी के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब √2/1 इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स बी। अब जरा ध्यान से देखिए मुझे क्या करना है। ए बी अपॉन एक्स बी है, लेकिन मुझे चाहिए सर ए एक्स अपॉन ए बी। अब ये ए एक्स कैसे मिलेगा? क्या मैं ए बी में से अगर बी एक्स को या एक्स बी को माइनस कर दूं तो मेरे पास एक्स आ जाएगा? एकदम सही बोल रहे हैं सर आप। तो बेटा मैं क्या करता हूं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग या सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड 1, तो देखो √2/1 इसमें से भी 1 माइनस करेंगे, इक्वल टू ए बी अपॉन
एक्स भी लिखा है या क्या लिखा है? हाँ, एक्स भी लिखा है, -1 करेंगे। जैसे ही बेटा -1 किया तो इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स बी। एक काम करते हैं, 1 में से माइनस करेंगे बेटा, पहले इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा ये? 1/√2 हो जाएगा बेटा, और इक्वल में ये हो जाएगा एक्स बी अपॉन ए बी। अब आएगा आपको समझ में। अब क्या करेंगे, 1 में से इसको माइनस करेंगे दोनों तरफ। जैसे ही 1 में से बेटा माइनस करेंगे तो √2 माइनस 1/√2 हो जाएगा, माइनस करने पर एलसीएम लेके ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस एक्स बी डिवाइडेड बाई ए बी हो जाएगा। देखिए जरा, यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। मैंने एक्चुअली में क्या किया, 1 में से माइनस किया दोनों तरफ। ये कंसेप्ट तो पहले बता चुका हूं मैं, 1 माइनस क्यों करते, 1 में से माइनस क्यों करते हैं, ठीक है। √2 माइनस 1/√2 है। अगर ए बी में से एक्स बी माइनस कर दिया तो बेटा मेरे पास ए एक्स बच जाएगा, और नीचे तो ए बी ऑलरेडी है। ये है मेरा बेटा ए एक्स अपॉन ए बी का वैल्यू, हेंस प्रूफ। यही मुझसे पूछा गया था, यही आपसे आंसर पूछा गया था बेटा। नाउ क्वेश्चन ओवर, और बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूं, क्योंकि आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि अगर ये दोनों एरिया बराबर दिए हुए हैं, ध्यान रखना जरा, ये दोनों जो एरिया बराबर दिए हैं बेटा, एक्चुअल में कहानी वहीं से बन रही है पूरी। एरिया बराबर दिया, वहां से कहानी बन के आ रही, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, क्या आगे बढ़ेंगे, उम्मीद करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जरा। लेट ABC एंड DEF आर एंड देयर एरिया बी रेस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। दो ट्राइंगल हैं, दोनों सिमिलर हैं, और उनके रेस्पेक्टिवली एरिया भी दिया हुआ है। और आपसे पूछा है बेटा, तो देखो कभी भी एक चीज याद रखना, जब दो ट्राइंगल दिए जाते हैं, जैसे अभी आपके सामने ABC और एक ट्राइंगल सिमिलर दिया गया है किसके, DEF। तो बेटा सबसे पहले इनकी साइड को लिखने का तरीका क्या होता है, ये ए बी के सामने डी ई आ रहा है तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको। अगर ये जो राउंड यानी कि जो लिखने का तरीका है ये मिस्टेक हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर बी सी के सामने क्या आ रहा है, तो बेटा ई एफ आ रहा है, ऐसे ही लिखना है, ये याद रखना आपको। ई एफ की जगह पर एफ ई लिख सकते हो, बट ऐसा नहीं कि ई एफ की जगह पर डी एफ लिख दिया, गलत हो जाएगा। उसके बाद ए सी ये है तो यहां पर डी एफ है, तो ए सी के अपॉन में आता है बेटा डी एफ। और ये जो होता है बेटा किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ वन ट्राइंगल, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, इन दोनों के रेशियो के, और इनका इंडिविजुअल स्क्वायर होता है। यही तो मैंने अभी आपको बताया था। अब एरिया आपको ऑलरेडी गिवन है, और आपको ई एफ दिया है, तो ई एफ कहां पर है, ई एफ इस वाले पेयर के पास है, तो इसको इसके साथ लेके जाएंगे। ऊपर बी सी है कि नहीं, देखो मिल गया, मैचिंग हो गया, तो ये मिल गया मुझे बी सी अपॉन ई एफ, इसका स्क्वायर एरिया के रेशियो के बराबर होगा। एरिया है बेटा मेरा 64/121। बोथ साइड में क्या करूंगा, स्क्वायर रूट निकाल दूंगा। स्क्वायर रूट निकालने के बाद बेटा मेरे पास BC/EF मिल जाएगा, और इसके बाद इसका जो होगा बेटा वो 8/11 हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं बताइए। अब यहां से एक चीज और क्लियर हो रही है सर मुझे वो ये है कि सर मुझे इसकी वैल्यू पता है, इसकी मुझे वैल्यू पता है सर, और वो वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू फाइंड करना है, EF मुझे पता है, तो बेटा BC को रहने दीजिए BC, और EF का वैल्यू 15/4 मुझे ऑलरेडी गिवन है, और ये बेटा मेरा 8/11 है। अब इनको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो BC का वैल्यू बेटा 8 के साथ मल्टीप्लाई में 15.4 जाएगा, नीचे बेटा मेरा 11 आएगा, तो BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, जरा देखिए कितना होगा, कितना आएगा जरा देखिए। चलिए अब ये मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 8×4 = 32, 8×5 = 40, +3 43, एंड 8×1 = 8 +4 12, डेसिमल आएगा बेटा, डिवाइडेड बाई 11। इसको डिवाइड करके एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 11×1 = 11, 1 बच गया 13, 11×1 = 11, 2 बच गया 22, 11×2 = 22। ये आंसर आ गया मेरा बेटा, कितना आ गया, 11.2। और यही वैल्यू किसकी है बेटा मेरी, यही वैल्यू मेरी BC की निकल करके आ गई 11.2। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये आपको।
अब है लेट ट्रायंगल दिस एंड देयर एरिया बी रेस्पेक्टिवली दिस इफ दिस। ओहो, क्वेश्चन रिपीट हो गया, आगे बढ़ जाइए। If in the figure ABC and ABC and DBC are two triangle on the same base BC, if AD intersect BC at O so that area of। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन देता हूं क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक भी बचा हुआ है। होमवर्क में ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे मुझे। 40 मिनट्स बेटा इसी में हो चुके हैं ऑलरेडी। अभी आपका पाइथागोरस थ्योरम बचा है और इनवर्स बताया है, कन्वर्जन उसका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। एक क्वेश्चन आप ये वाला होमवर्क में करेंगे। ओहो, एक ही क्वेश्चन है बस, गुड गुड, बहुत खुशी की बात है बेटा। एक ही क्वेश्चन है केवल होमवर्क में, और ये मुझे इसका आंसर आप मुझे भेजेंगे बेटा मेरे टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैंने प्राइवेसी हटा रखी है, आप वहाँ मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन करके मुझे भेजेंगे कि क्या आपने ठीक किया है। आगे बढ़ते हैं और अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा बेटा। उससे पहले थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, पानी पी लीजिए, वाटर बोतल बेटा पास में ही रखा करिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक एकदम क्लियर आपको समझ में आया होगा। पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा, जल्दबाजी तो करना ही नहीं है, जल्दबाजी कर देंगे तो बेटा फिर फंस जाएंगे। क्लियर हो रही बात? एकदम क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। बेटा आप क्लास 8th से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, 8th से पढ़ रहे हैं, मेरी उम्मीद है 8th में भी पढ़ा होगा आपने। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? थ्योरम नंबर 8 है ये हमारा। और अब हमें समझना है पाइथागोरस थ्योरम में प्रॉपर्टी है, इफ अ ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ इन अ ट्राइंगल ए द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। मतलब यह है कि जो बेटा हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। यही मुझे प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? गिवन कंडीशन तो मुझे यह है कि मेरा जो ट्राइंगल है बेटा एबीसी, ये एंगल एट बी 90 डिग्री बना रहा है और ये एक ट्राइंगल है। इसमें मुझे जो प्रूव करना है, देखो गिवन कंडीशन ये लिखी हुई है आपके पास, प्रूव क्या करना है वो भी मैंने लिखा हुआ है। प्रूव करना है कि जो AC है ये हाइपोटेनस है, क्योंकि याद रखना जो लार्जेस्ट साइड होती है बेटा इसके सामने वाली, सॉरी, जो 90 डिग्री का एंगल जहां भी बनता है उसके जस्ट सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो AC का स्क्वायर जो है, अब बाकी दो साइड क्या बच गया, AB और BC बच गया, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। सबसे पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन तुम्हें इसमें करना पड़ेगा बेटा, और वो क्या है कंस्ट्रक्शन? आपको ड्रॉ करना पड़ेगा ये परपेंडिकुलर जो मैंने किया है, ये वाला, ये परपेंडिकुलर तो बनाना पड़ेगा। ये BD जो परपेंडिकुलर है बेटा वो AC पर होगा। और इसके बाद आपको जो प्रूव करना है कि BD परपेंडिकुलर AC पर है, कैसे प्रूव कर सकते हो? बहुत इजी है। अब हम एक काम करेंगे, सबसे पहले मैं एक चीज देखता हूं सर, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी, मुझे एक चीज बताइए क्या है, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या क्या चीजें कॉमन मुझे नजर आ रही हैं? सर मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि जो एंगल ए है और जो एंगल ए है वो दोनों के साथ जो है वो कॉमन है। कॉमन है कि नहीं बता दीजिए मुझे। कॉमन है सर, ये बात तो ठीक है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर इधर वाला एंगल 90 डिग्री है तो इधर वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बताइए, होगा कि नहीं होगा? होगा सर, लीनियर पेयर से 180 सम होता है कि नहीं होता है? हाँ, वेरी गुड। अब अगर ये सम इक्वल होता है तो फिर एक चीज समझिए क्या होगा, ये एंगल इक्वल हो गया। और इसके बाद मैंने बोला ADB ट्राइंगल के अंदर जो एंगल D है और ABC के अंदर जो एंगल B है, ईच 90 डिग्री है बेटा। ईच एंगल 90 डिग्री है कि नहीं? आप बता दीजिए मुझे इस चीज को, आप खुद बता दीजिए है कि नहीं। अगर दो एंगल इक्वल हैं बेटा, तो दो एंगल इक्वल हैं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि एंगल जो B होगा छोटे वाले का बेटा और बड़े वाले का जो एंगल C होगा ये भी इक्वल होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। किससे होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी।
एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही जब 3 एंगल इक्वल होते हैं तो मैं ये डायरेक्ट लिख सकता हूं। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि ट्राइंगल एडीबी सिमिलर होगा। किस ट्राइंगल के सिमिलर होगा आप बताइए जरा, किस ट्राइंगल के सिमिलर होगा बेटा? तो ये ए बी सी के सिमिलर हो गया सर। तो ए डी बी यहां पर नोट कर देता हूं। पहला केस क्या है, मेरा ट्राइंगल एडीबी किसके सिमिलर हो चुका है सर? ट्राइंगल एबीसी के, एबीसी। अगर ये सिमिलर है तो फिर क्या होगा? तो सर फिर ये होगा एडी अपॉन ए बी इक्वल टू डी बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी होगा सर। सर अगर मैं इन दोनों को एक साथ बराबर में लिख देता हूं तो क्या होगा? इन दोनों को एक साथ बराबर में लिख देता हूं तो क्या होगा सर? सर वो ये हो जाएगा कि जो ए डी है, अगर ए बी और इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी है, तो यहां से मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिल गया बेटा कि जो ए बी का स्क्वायर है सर वो ए डी इंटू ए सी के बराबर है, ए डी इंटू ए सी के बराबर है। और इसको बेटा हाई मार्क करके रखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सर आगे भी कुछ बात करना है कि इसी तरीके से? हाँ बेटा यही तो कहानी है पूरी, यही तो कहानी है पूरी, अभी तो कहानी बाकी है। चलो क्या बाकी है उसको भी देख लेते हैं। नाउ नाउ अब हम क्या करेंगे बेटा? नाउ इन ट्राइंगल, अभी मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूं। कौन सा वाला? ध्यान से देखिएगा जरा। सी डी बी एंड ट्राइंगल सी बी ए। इसका मतलब ये है सी डी बी ये छोटा वाला ट्राइंगल और सी बी ए बड़ा वाला ट्राइंगल। इन दोनों के अंदर क्या इक्वल है? सिमिलरली वैसे तो मैं बोल सकता हूं दोनों सिमिलर होंगे जैसे पहले कंसेप्ट लगाए, लेकिन फिर भी बता देता हूं। एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन हो गया बेटा। मैं इसलिए सारी चीजें लिख करके दिखा रहा हूं, बाद में आपको दिक्कत ना आए। फिर बेटा मैं ये बोल सकता हूं कि इसका एंगल डी और इसका एंगल बी दोनों कैसे होंगे? ईच 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। दिख तो रहा है क्लियर? हाँ सर। उसके बाद क्या होगा? तो मैंने आपको बताया अभी अभी कि जो एंगल बी है यानी कि जो लास्ट एंगल बचता है बेटा, वो एंगल सम प्रॉपर्टी से बराबर हो जाता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से बराबर हो जाता है। क्लियर? आगे बढ़े? ठीक है सर। तो ये अभी सर फिलहाल मेरे ये दोनों ही ट्राइंगल यानी कि सी डी बी इक्वल टू यानी कि सिमिलर हो गया, सी डी बी सिमिलर ट्राइंगल सी बी ए बाई ए प्रॉपर्टी क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया था, जैसे यहां पर भी वही अप्लाई हुआ था, आपको पता है। ठीक है? हाँ सर यहां तक तो क्लियर हुआ। अब क्या करना है? तो सर फिर से वही साइड लिखना है। देखो सी डी अपॉन सी बी हो जाएगा, या बी सी भी लिख सकता हूं, उसको याद रखना। फिर देखो यहां पर देखो सी बी अपॉन सी ए लिख सकता हूं। नेक्स्ट क्या लिख सकता हूं? डी बी अपॉन बी ए लिख सकता हूं, या ए बी लिख सकता हूं, एक ही बात है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं और यहां से मुझे मिल जाएगा बेटा सी बी स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू सी ए, सी डी इंटू सी ए। ये मिल गया और इसी को बोल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर बेटा सेकंड। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड में क्या है, मैं दोनों को प्लस कर देता हूं। क्या करता हूं? दोनों को प्लस कर देता हूं। इसको थोड़ा छोटे कर देते हैं, पहले इसको छोटा कर देते हैं बेटा। हाँ चलिए अब क्या करेंगे? एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को बेटा हम क्या करेंगे? ऐड कर देते हैं। अब ऐड कैसे करेंगे जरा देखिए। पहला वाला इक्वेशन है सर ए बी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है? ए डी इंटू ए सी के बराबर है सर। बात क्लियर हुई? सेकंड वाली इक्वेशन जो है सर वो बी सी लिख दो या सी बी लिख दो, एक ही बात है। इसका स्क्वायर जो है वो है सर मेरा सी डी
या डीसी भी बोल सकता हूँ, और एसी के बराबर है। अब इन दोनों को सर मैं अगर प्लस करूंगा तो ऐसा ही कुछ बनेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू, देखो जरा ध्यान से, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? हाँ सर, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? हाँ सर, यहाँ पर AC और यहाँ पर AC कॉमन है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से AC को कॉमन निकाल के लिखूंगा, अंदर यहाँ से AD बचेगा बेटा मेरा, और यहाँ से CD बचेगा, यहाँ से CD बचेगा, यहाँ से AC बचेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से समझिएगा जरा, AB का स्क्वायर, एक्चुअल में स्क्वायर ऐसे लिखना बेटा, ठीक है, प्लस BC का स्क्वायर, ये बेटा मेरा AC हो गया, ये ब्रैकेट के अंदर AD प्लस CD लिखा है, AD प्लस CD लिखा है, तो AD प्लस CD करेंगे बेटा, ये AD है और ये CD है, दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो क्या AC नहीं बन जाएगा? बन गया AC, तो बेटा यहां पर अभी मल्टीप्लाई में AC आ गया, और अगर AC आ गया तो बेटा यहां ध्यान से देखिएगा जरा, AB का स्क्वायर प्लस BC का जो स्क्वायर है इक्वल टू AC के स्क्वायर के बराबर हो गया। यही आपको प्रूफ करना था, और इसी को बोलते हैं बेटा पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं इसी को? पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं बेटा इसी को। और बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, कहो तो, आप कहो तो आगे करो, और समझ में आ गया है तो बेटा दिल मारो फेंक के लाइक करो वीडियो को, और कमेंट जरूर करते रहो ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। यहां तक क्लियर? मैं आगे बढ़ जाता हूं। कन्वर्जन का मतलब क्या है, यानी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इसका मतलब क्या है? इसका भी बहुत बेसिक सा मीनिंग है, अगर आप बोलें तो डायरेक्ट बता देता हूं। ये कंडीशन तो मुझे ऑलरेडी गिवन है, ये कंडीशन ऑलरेडी गिवन है। अगर ये गिवन है तो फिर यूज क्या करना है सर? ये करना है बेटा, ये इसमें बोला क्या गया है पहले याद, ये तो मुझे ऑलरेडी दिया गया है, प्रूव ये करना है कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री होगा, और इसको प्रूव करने के लिए एक ट्रायंगल ऑलरेडी लेना पड़ता है PQR, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ये मुझे खुद से लेना ही पड़ेगा इसका कन्वर्स मुझे प्रूफ करने के लिए। फिर क्या करना है सर? ये वाली साइड इसके बराबर मैंने कंस्ट्रक्ट किया है सर, ये वाली साइड सर इसके बराबर मैंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है खुद से। देखो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ अ ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q सच दैट PQ इक्वल टू AB और QR इक्वल टू BC। अगर ये मैं नहीं लूंगा बेटा तो फिर ये इक्वल नहीं हो सकता है, यानी कि इसका डेरिवेशन फिर नहीं हो सकता है, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम यहां पर सर एक चीज ये करेंगे, अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, बात तो यही है ना, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, फिर क्या करना है? हाँ, ये कंडीशन ऑलरेडी गिवन है सर, हाँ ये तो सर गिवन है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। जब दो साइड इक्वल है मेरे पास, तो दोनों ट्रायंगल में आप बताइए मैं क्या क्या अप्लाई करूं, क्या अप्लाई करूं आप बताइए जरा। ये तो मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, और कंस्ट्रक्शन में ट्रायंगल PQR राइट एंगल है, और PQ जो है AB के इक्वल है, QR जो है वो BC के इक्वल है। तो हम एक काम करते हैं बेटा, हम एक काम करते हैं, ये 90 डिग्री है, सॉरी ये प्रूफ करना है 90, तो इसका मतलब ये 90 मुझे प्रूफ करना है। जब दो ट्राइंगल हैं तो पहले मुझे इनमें कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करना है बेटा। कॉन्ग्रुएंसी कैसे हो सकती है, उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है, तो पहले मुझे जाने पड़ेगा इसके पास बेटा। इसके पास कैसे जाएंगे सर? यानी कि AC का स्क्वायर, अब देखिए ये तो मुझे पता है कि पाइथागोरस थ्योरम इसमें तो अप्लाई हो ही जाएगा बेटा, ये मुझे पता है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि PQ का जो स्क्वायर है प्लस QR का जो स्क्वायर है, सर ये जो स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा? PR के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मुझे पता है इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज किया हमने, 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सर PQ का वैल्यू किसके बराबर है आप बताइए जरा? AB के। तो सर मैं यहां पर लिख सकता हूं AB के स्क्वायर प्लस QR किसके बराबर है सर? BC के। तो यहां पर लिख सकता हूं BC का स्क्वायर इक्वल टू बेटा यहां पर PR का स्क्वायर। बात क्लियर है तो बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मुझे एक चीज बताइए बेटा, अगर AB स्क्वायर और BC स्क्वायर मुझे ऑलरेडी पता है, इसका वैल्यू क्या होता है बेटा? वो AC स्क्वायर होता है। AC स्क्वायर होता है तो सर मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूं, ये याद रखना, फ्रॉम, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
वी गेट क्या मिलेगा बेटा मुझे, AC का जो स्क्वायर है इक्वल टू PR के स्क्वायर के बराबर मिल गया। अगर मैं बोथ साइड बेटा स्क्वायर रूट निकाल दूंगा तो स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से ये प्रूफ हो गया बेटा कि जो AC है वो PR के इक्वल है। AC जो है वो बेटा PR के इक्वल है। नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, अगर दो ट्राइंगल के अंदर बेटा मुझे ये पता है कि AB तो ऑलरेडी किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है, और बेटा BC किसके इक्वल है, तो QR के इक्वल है। बाई कंस्ट्रक्शन लिख देना, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है बेटा, और ये भी बाई कंस्ट्रक्शन ही लिख देना। लेकिन बेटा AC किसके इक्वल हो गया, तो AC सर PR के इक्वल हो गया, और यहां पे लिख देना, इसको बोल देना इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अगर ये तीन चीजें यानी कि तीनों साइड बेटा इक्वल हैं, एस एस एस, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो ट्राइंगल है बेटा मेरा ABC वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल PQR के। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का क्या लॉजिक है सर? सर लॉजिक कॉन्ग्रेंसी आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, और 9th में कॉन्ग्रेंसी जब आपने पढ़ा था बेटा तो उसमें ये पढ़े थे रूल्स, SSS, RHS, साइड एंगल एंगल साइड, ये सारी प्रॉपर्टी आपने वहां पे पढ़ी थी बेटा। ये इक्वल होना चाहिए, ध्यान रखना। अब क्या होगा सर, अगर ये यहां पर मुझे कॉन्ग्रेंट मिल चुका है तो CPCT आपने एक चीज पढ़ी होगी बेटा, तो CPCT से मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B एंगल इक्वल टू Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R, और ये तीनों ही एंगल बेटा किससे होंगे, बाई CPCT, जो 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बहुत अच्छे से आपने 9th में पढ़ा था, मैं ये उम्मीद करता हूं। अगर बेटा मुझे एंगल Q का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है कि सर Q तो पहले से ही 90 डिग्री था, Q पहले से ही 90 था, तो यहां से बेटा एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री हो चुका है। हेंस प्रूफ आपको यही करना था। बताइए क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? बेटा लेक्चर आपका 1 घंटे का होने वाला है, उम्मीद करता हूं 10-15 मिनट और हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस पर। आगे देखिए जरा क्या क्वेश्चन मिलने वाला है। ये समझ में आ चुका तो लाइक करिए और कमेंट करिए और आगे बढ़ते रहिए। कमेंट में करके ये बताते रहो कि हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर मना कर दो, सर नहीं आ रहा है, किसी और जगह पर जाके पढ़ो, मेरे पास मत पढ़ो। कोई ज़रूरी नहीं है मेरे से पढ़ना है, समझ में आना है तो ही पढ़िए, नहीं आ रहा है तो बिल्कुल मत पढ़िए। जहाँ आपको बेहतर ऑप्शन मिल रहा है वहाँ जा करके पढ़िए, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम नवोदय के अपने बच्चों के छोटे भाई बहनों के लिए कुछ अच्छा करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC, AB का वैल्यू पता है, AC का वैल्यू भी पता है बेटा, BC का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, द एंगल B इज, बी एंगल क्या होगा, तो पहले मैं ट्राइंगल ही बना लेता हूं ABC। क्या इसके बारे में कुछ रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? AB का वैल्यू है बेटा 6√3, और AC का वैल्यू है बेटा 12, और BC का वैल्यू है 6। अगर 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 यहां पर मैंने B बना दिया, अगर ऐसा हो गया कि जो AC का स्क्वायर है उसका वैल्यू AB के स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर के सम के बराबर हो गया, तो फिर मैं ये बोलूंगा सर ये 90 डिग्री हो जाएगा ना, पाइथागोरस थ्योरम यूज हो गया। AC का वैल्यू कितना है, 12 है बेटा, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, ये LHS है। AB का वैल्यू 6√3 है बेटा, 6√3 का स्क्वायर करेंगे तो 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा, जरा 108 हो जाएगा बेटा। 6 BC का वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। दोनों को प्लस किया बेटा तो ये 144 आ गया, ये भी 144 था। अगर ये दोनों बराबर हैं, LHS इक्वल टू RHS है, तो बेटा एंगल जो B है वो हो जाएगा आपका 90 डिग्री। NCERT का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी था। टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर्स स्टैंड वर्टिकली ऑन अ प्लेन ग्राउंड। ये मेरा प्लेन ग्राउंड है बेटा, और इस प्लेन ग्राउंड पर एक तो बेटा 11 मीटर का है, एक 6 मीटर का है, दो पोल खड़े हुए हैं। ठीक है, ये हो गया 6 मीटर का और ये हो गया बेटा 11 मीटर का। अब इनसे बीच की जो बिटवीन देयर फीट, दोनों के फीट का जो डिस्टेंस है बेटा वो 12 मीटर है, यहां से लेकर के यहां तक का।
फिर आपसे पूछा गया है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। टॉप को ज्वाइन करा दिया मैंने। सर ज्वाइन कराने से अब तो कोई लॉजिक ही नहीं दिख रहा है, ये तो ट्रेपेजियम जैसा बन गया सर। नहीं, ट्रेपेजियम नहीं बनेगा भाई। बनेगा ट्रेपेजियम, लेकिन हमें सॉल्यूशन कैसे करना है। एनएसटीएससी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है और लॉजिकली अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस पॉइंट को यहाँ पर पैरेलल बनाते हुए यहाँ ज्वाइन कराएंगे। इस लाइन के ध्यान रखिएगा, ये पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल हो गया सर। पैरेलल है तो ये 12 मीटर है, तो सर ये भी 12 मीटर हो गया। बात क्लियर है सर। और ये पैरेलल है तो सर ये वाली साइड इसके बराबर होगी, तो यहाँ तक ये भी 6 सेंटीमीटर यानी 6 मीटर हो गया सर। अगर ये टोटल 11 मीटर था, टोटल कितना था बेटा, ये 11 मीटर था, और यहाँ तक 6 मीटर है, तो ये कितना बच गया सर, ये 5 मीटर बच गया। ये 12 है बेटा, ये 5 है, तो ये कितना निकल करके आएगा। इनके दोनों के टॉप का डिस्टेंस पूछा था, तो सर पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि पोल जो है वो वर्टिकली खड़े होते हैं, तो 90 डिग्री होता है। जब ये और ये पैरेलल है तो ये भी 90 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। सर अब क्या करें, तो बेटा सिंपल है, 12 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 5 का स्क्वायर कर दीजिए, इनको मिला करके इनके बीच का यानी कि टॉप का डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो निकाल देते हैं कितना आएगा, 144 प्लस 25 169। अब बेटा इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, ये तो आपको पता ही है, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 13 आ गया। एक बच्चा कहता है सर स्क्वायर रूट कैसे निकाला। बेटा बेटा एक चीज ये समझिए, AC का स्क्वायर AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल था। अगर मुझे यहाँ से स्क्वायर हटाना है, सिंपल वैल्यू AC का निकालना है, तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा कि नहीं। यहाँ पर AC का वैल्यू जो आएगा वो कुछ ऐसे ही आएगा कि नहीं, अब बताओ आएगा कि नहीं आएगा। तो बेटा वो हाइपोटेनस की वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट निकालने के बाद मिलता है, उनके सम के स्क्वायर रूट के बराबर होता है हाइपोटेनस। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर 13 निकाल दिया, और ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाएं बेटा, कहो तो आप। आगे बढ़ते हैं सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इन फिगर इफ एंगल ABC 90 है, ABC ABC फिगर में गलत दे दिया बेटा, A यहाँ पर होगा, फिर B फिर यहाँ पर होगा, ABC, क्योंकि यही 90 लग रहा है मुझे, यही 90 लग रहा है। और AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर, वो यहाँ पर नेमिंग मिस्टेक हो गई है बेटा। ABC तो वो BD होगा, नॉट AD। ये हो जाएगा BD परपेंडिकुलर BC, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर AC होगा, नॉट BC, ये भी याद रखना। फिगर ऐसे बना दिया उसने, ठीक है। या फिर इसको BAC लिखना था यहाँ पर 90 डिग्री, तो कहानी बन जाती पूरी। BAC लिखना था, तो हाँ BAC लिख देते हैं, फिर वही कहानी बराबर बनी रहेगी। इसको एंगल BAC लिख दीजिए, यानी कि ये BAC है, याद रखना BAC 90 दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है क्या कंडीशंस होंगी। बेटा एक कंडीशन ये है कि अगर मैं ट्राइंगल, देखो पहले मैं बता चुका हूं, फिर भी आपको प्रूफ करा देता हूं। दोनों छोटे वाले ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। कैसे होंगे, पहले ये छोटा वाला बड़े वाले के सिमिलर होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। ट्राइंगल, इसको ध्यान से देखिएगा, मैंने BAC 90 बोला, ये वाला 90 है, ध्यान रखना। तो ट्राइंगल BDA सिमिलर होगा ट्राइंगल, जल्दी बता रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको भी अप्लाई ऐसे दिमाग लगाना है। BDA जो है किसके सिमिलर होगा, अभी देखो B दोनों में कॉमन है, तो B के सामने B आएगा। इस वाले का, छोटे वाले का जो D एंगल है वो 90 है। बड़े वाले का कौन सा एंगल 90 है, आप बताएंगे मुझे। बड़े वाले का कौन सा एंगल 90 है। देखो ये B दोनों में कॉमन था, इसलिए B की जगह पर मैंने B लिखा है। तो सर D के सामने कौन सा आएगा, सर D के सामने आएगा जो D के बराबर होगा। D यहां पर 90 है, तो इस बड़े वाले का A 90 है, तो ये B आ गया। अब जो बचा हुआ है वो तो इक्वल हो ही जाएगा, इसका मतलब A के सामने आ जाएगा। सर कौन सा, C आ जाएगा। ये सिमिलर हो गए सर। और किस रूल से सिमिलर होते हैं ये भी मैंने बताया था, एंगल 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 प्रॉपर्टी से हो जाते हैं, क्योंकि दो एंगल मुझे ऑलरेडी मिल रहे हैं इक्वल, तीसरा एंगल हो जाता है बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं, दूसरी चीज और लिखूं, ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल CDA सिमिलर होगा। आप बताएंगे किसके होगा, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या नाम आएगा ट्राइंगल का। चलिए चलिए, कोई देख रहा सही आंसर दे रहा है, चलो दे दो। C के सामने तो C आएगा, क्यों सर, कॉमन है, बात सही है सर। D इसका 90, बड़े वाले का A 90, तो सर D के सामने A आएगा। फिर क्या आएगा, A के सामने क्या बच गया सर, B बच गया।
इसका मतलब ये सी ए बी हो जाएगा, नॉट ए बी सी, याद रखना। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि सर ये छोटा वाला बड़े वाले की हो गया, ये छोटा वाला बड़े वाले की हो गया, दोनों सिमिलर हैं, तो क्या आपस में ये दोनों छोटे वाले भी सिमिलर नहीं होंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो नाम कैसे लिखा जाएगा सर? नाम कैसे लिखा जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। मैं ये कहता हूं कि इस छोटे वाले का नाम बी डी ए लिख दिया मैंने, बी डी ए लिख दिया। अगर दूसरे छोटे वाले के पास जाऊंगा तो यही नाम नहीं लिखना है, क्योंकि बड़े वाले का नाम बी ए सी था और यहां पर ये सी ए बी हो गया है। क्या हो गया? ये सी ए बी हो गया है। तो इस बी का लास्ट में जाना, इस बी का लास्ट में, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। इसको मैं ए बी सी लिखना चाहता हूं, ऐसे समझिए। इसको भी ए बी सी लिखना चाहता हूं, इसको भी ए बी सी। अगर मैंने बड़े वाले को ए बी सी ही लिख दिया है तो इसके सामने छोटा वाला क्या लिखना पड़ेगा? ए के सामने क्या आएगा बेटा? ए के सामने डी आएगा। तो ये हो जाएगा बेटा, सिमिलर लिखना है। ए के सामने क्या आएगा? ए के सामने डी आएगा सर, तो ये डी आ गया। फिर बी के सामने क्या है सर? बी के सामने बी आएगा। सी के सामने क्या आएगा सर? ए आएगा, तो डी बी ए लिख दिया। इसी तरीके से दूसरे वाले में भी इसको अरेंज कर सकता हूं मैं। इसमें अरेंज करिए सर। ए के सामने क्या लिखा है? ए के सामने क्या लिखा है सर? ए के सामने डी लिखा है, ये सिंपल सा फंडा है। तो ए के सामने सी लिख दिया, एक मिनट, ए के सामने डी। फिर सर सी के सामने क्या लिखा है? सी लिखा जाएगा, तो सी कहाँ है? लास्ट में है। और बी कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पर आएगा, डी बी सी, डी बी सी, डी बी सी। ए बी सी है, सॉरी क्या लिख दिया रे? ए के सामने डी आ गया, सी के सामने सी आ गया, लेकिन बी के सामने क्या आएगा सर? ए आएगा। ये हो गया। अब मैं लिख सकता हूं इन दोनों को सामने। अब मैं लिख सकता हूं कि जो ट्राइंगल है मेरा डी बी ए, वो सिमिलर हो जाएगा डी ए सी के। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ये कहानी दोनों छोटे ट्राइंगल के बारे में, क्योंकि सामने वाला ए बी सी लिखा है मैंने दोनों के सामने। अब मैं क्या कर सकता हूं, देखो जरा, डी बी अपॉन डी ए लिख सकता हूं, इक्वल टू बी ए अपॉन ए सी लिख सकता हूं, इक्वल टू डी ए अपॉन डी सी लिख सकता हूं। क्या ये और ये दोनों एक साथ लेने पर मेरा कुछ काम बन रहा है? हाँ सर बन रहा है, डी ए बन रहा है सर। तो मैंने इसको दोनों को सामने लिख दिया, डी बी अपॉन डी ए इक्वल टू डी ए अपॉन डी सी, और दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सर मैंने। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया सर, ए डी बोलो या डी ए बोलो एक ही बात होती है, तो ए डी का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आएगा? डी बी इंटू डी सी के बराबर आएगा। अब जरा मैच करिए कौन सा ऑप्शन आपका बराबर आ रहा है। एडी यहाँ पर है, बात सही है सर, एडी और कहीं नहीं है, हाँ यहाँ भी है। डीबी और डीसी कहाँ पर है? डीबी और डीसी, हाँ ये वाला ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, कहो समझ में आया कि नहीं आया? बेटा अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा दिमाग कैसे लगाया? बेटा मैंने इसलिए लगाया, जब मुझे एडी नजर आ रहा है ना, इसलिए मुझे दोनों ही छोटे ही लगाने पड़ेंगे। एडी दो बार नजर आ रहा है सर, बीसी भी तो आ रहा है, बीसी आ रहा है, लेकिन बीसी आ रहा होता तो बेटा मैं यहाँ छोटे से एक छोटे को एक बड़े के साथ निकाल के देख सकता था बीसी, लेकिन मुझे यहाँ पे कॉमन नजर नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? देखो इसमें बीसी नहीं बन रहा है और इसमें बीसी नहीं बन रहा है, इसलिए बीसी इनका क्रॉस मल्टीप्लाई में नहीं बनता, नहीं बनता, इसलिए मैंने वो बीसी नहीं लिया। तो मैंने क्या किया फिर? ये एडी ले लिया बेटा, तो एडी में ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो गया। अब आप आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेक्चर हो गया बेटा 1 घंटा 8 मिनट का। उम्मीद करता हूँ एक क्वेश्चन और कराऊंगा, इसके बाद जो क्वेश्चन बचेंगे वो सारे क्वेश्चन आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे। आज ही होमवर्क में ये सॉल्व कर लेंगे आप घर पे, ठीक है? ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट, हाँ ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ क्योंकि ये आपको तकलीफ देगा, एनटीएससी का है बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, एनटीएससी सेकंड शिफ्ट में आया था ये। बीडी एक्स यूनिट दिया हुआ है, देन एक्स का वैल्यू पूछा है। देखो बेटा ए बी का मेजरमेंट सी है, ए सी का बी है, और इसका ए लिखा नहीं है, एक्चुअली ए है, ठीक है? अगर ये टोटल ए है तो बेटा डीसी कितना बच गया? बेटा ए में से एक्स को माइनस करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? ए में से एक्स को माइनस करेंगे तो डीसी आ जाएगा। यहां तो क्लियर है बात। एडी परपेंडिकुलर है किसके? बीसी पर, और बीडी आपको दिया हुआ है, बीडी दिया हुआ है। तो फिर क्या कर सकते हैं सर? मैं ये कम कर सकता हूं क्या? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं? हाँ क्यों नहीं कर सकता हूं? देखो इन ट्राइंगल
एडीबी, इन ट्राइंगल एडीबी डी 90 है क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है। तो फिर जो ए बी का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बी डी के स्क्वायर प्लस ए डी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ए डी के स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं देखूंगा बेटा, ए बी की वैल्यू क्या है, एक्स है, सॉरी ए बी का वैल्यू सी है तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी डी का वैल्यू कितना है बेटा, एक्स है, तो यहाँ आके एक्स स्क्वायर माइनस हो गया और ये ए डी स्क्वायर का वैल्यू आ गया। यहाँ तक तो बेटा मुझे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया। अब मैं एक और इक्वेशन निकालना चाहता हूँ, इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो इक्वेशन नंबर सेकंड कैसे मिलेगा, सेकंड वाला ट्राइंगल लेता हूँ, अभी मैंने फर्स्ट लिया था, ये सेकंड ले लेता हूँ। बात क्लियर है बेटा। चलिए इसमें क्या मिलेगा मुझे देखने को, इसमें मिले AC का जो स्क्वायर है, AC का जो स्क्वायर है बेटा वो AD के स्क्वायर और प्लस DC के स्क्वायर के बराबर मिलेगा। हाँ सर बात क्लियर है। AC का वैल्यू है सर B स्क्वायर और DC को इधर माइनस में लाऊंगा सर, DC का वैल्यू A माइनस एक्स है, इसका स्क्वायर और इक्वल टू इधर बच गया सर AD का स्क्वायर। बेटा मैंने इसी फॉर्मेशन में क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि यहाँ भी RHS में AD है, यहाँ भी RHS में AD है, तो AD को AD की जगह पर लिख दूंगा या मैं दोनों को बराबर लिख सकता हूँ। जैसे ही मुझे ये पता चला कि बेटा दोनों तरफ AD आ चुका है, मेरा AD दोनों तरफ आ चुका है, तो अब मैं क्या करूंगा ध्यान से समझिएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मैं इसको सेकंड बोल देता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखिए जरा क्या होगा। मुझे क्या मिलेगा कि जो सी स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है, ये किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर माइनस, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, ये होल स्क्वायर ओपन करते ही ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2ax हो जाएगा, यही होगा ना। फिर देखो क्या मिलेगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। बेटा माइनस का एक्स स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल हो गया, ये बी को मैं इधर लेके आ जाऊंगा बेटा तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए को इधर लाऊंगा तो बेटा प्लस ए स्क्वायर और इधर बच गया 2ax। अगर मैं यहां से इसको वापस सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, सी और ए दोनों प्लस में है तो मैं लिख सकता हूं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस में है, यहां से बेटा 2a को डिवाइड में लेके जाऊंगा और इधर बच गया बेटा मेरा x। यही मुझसे x की वैल्यू पूछी गई थी, यही मुझसे x की वैल्यू पूछी गई थी। चेक करिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए बेटा, उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से यहां तक समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने सारे क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दे रखे हैं। एक क्वेश्चन ये है, दो क्वेश्चन ये है, तीन क्वेश्चन ये है, 4 5 6 7 8, ये बेटा 9-10 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं। अब जो इसके बाद वाले क्वेश्चन हैं उनकी कहानी सुनिए क्या है। ये है आपका ओवरऑल चैप्टर का होमवर्क, यहाँ से जो स्टार्ट होगा वो ओवरऑल चैप्टर का होमवर्क होगा और वो मैं आपका पूरा PDF अभी अभी टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर मैं डाल देता हूँ, आपके पास पहुँच जाएगा, आपको समझ में आएगा। वहाँ पे सारी चीज़ें और जितने क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं सारे सोल्व करने हैं। अगर नहीं किए तो समझ लीजिए कि आप दिन ब दिन पीछे होते जा रहे हैं, जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये लेक्चर समझ में आया होगा और एनर्जी के साथ लगे रहिए, इस सीरीज को फॉलो करिए, ठीक है बेटा। चलिए फिर मिलेंगे आपके कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय नवोदय, बाय बाय।